अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास नाइन्थ का वो है जी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम लाइफ के ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को समझ सकें। ठीक, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम लाइफ के ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को, मुख्तलिफ फिनोमिना को समझ सकें। इन सिंपल आप ये कह सकते हैं कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को इसलिए पढ़ा जाता है ताकि हम ये समझ सकें कि वो कौन कौन से लेवल हैं जिन्हें पास करके, जिनसे गुजर के एक कंप्लीट इंडिविजुअल, एक कंप्लीट इंसान बनता है। ठीक, तो सबसे पहला लेवल है जी हमारे पास लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल ये दोनों ये दोनों के दोनों सेम नहीं है, ये दोनों के दोनों डिफरेंट हैं, लेकिन चूंकि ये दोनों के दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा रिलेटेड हैं तो इसीलिए इन दोनों को एक ही लेवल में डिस्कस किया गया है। तो चलें अब हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। जब भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स आपस में कंबाइन होते हैं तो वो एटॉमिक लेवल बना देते हैं। अब इस बात का क्या मतलब, हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं तो हमें समझ आ जाएगी। फॉर एग्जांपल, जब भी अल्फ़ाबेट्स आपस में कंबाइन होते हैं तो वो एक वर्ड बना देते हैं। अल्फ़ाबेट्स कहते हैं हम ABC को। जब भी अल्फ़ाबेट्स आपस में कंबाइन होते हैं तो वो एक वर्ड बना देते हैं, लाइक TEACHER। जब ये सारे के सारे अल्फ़ाबेट्स आपस में कंबाइन होंगे तो ये एक वर्ड बना देंगे जो कि हमारे पास क्या बना, टीचर। ठीक, इसी तरह जब सब एटॉमिक पार्टिकल्स आपस में कंबाइन होते हैं तो वो एक एटम बना देते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल्स हमारे पास जो हमारी बुक में गिवन है, जो बेसिक सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वो है जी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे माइनस का चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव का चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होता है। जब सब एटॉमिक, ये तीनों के तीनों पार्टिकल्स जब आपस में कंबाइन होते हैं तो ये एक एटम बना देते हैं। अब हमारी बुक में जो फर्स्ट टू हमारी जो बुक में जो हमारा टॉपिक है सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल, इसकी फर्स्ट 2 to 3 लाइंस जो लिखी हैं, अब हम उन्हें एक डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ पे कुछ इस तरह से लिखा है कि जब भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स आपस में कंबाइन होते हैं तो वो एटम बना देते हैं। फिर जब एक ही किस्म के एलिमेंट आपस में, जब एक ही किस्म के एटम जब आपस में कंबाइन होते हैं तो वो एलिमेंट बना देते हैं। फॉर एग्जांपल, सोडियम सोडियम के साथ जब कंबाइन होगा तो वो सोडियम एलिमेंट बना देगा। इसी तरह जब क्लोरीन क्लोरीन के साथ कंबाइन होगा तो वो क्लोरीन एलिमेंट बना देगा। फिर जब मुख्तलिफ तरह के एलिमेंट जब आपस में कंबाइन होते हैं तो वो मैटर बना देते हैं। फिर क्वेश्चन होगा जी कि मैटर क्या है। मैटर हम उस चीज़ को कहते हैं, कोई भी चीज़ जो वजन रखे और जगह घेरे उसे हम कहते हैं जी मैटर। कोई भी चीज़ जो वजन रखे और जगह घेरे उसे हम कहते हैं जी मैटर। फॉर एग्जांपल, अगर हम ह्यूमन बींग्स यानी कि इंसानों की बात करें तो हम कहते हैं जी इंसान भी मैटर है, क्योंकि वो वज़न भी रखते हैं, उनका कोई ना कोई वज़न भी होता है और वो जगह भी घेरते हैं। इसी तरह अब हम इस कंप्लीट डायग्राम को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं तो हमें समझ आ जाएगी। यहाँ पे ये मैंने 2 दफ़ा सब एटॉमिक पार्टिकल्स को लिखा, आप देख सकते हैं। एक ये है जी सब एटॉमिक पार्टिकल्स और एक ये हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। जब ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स आपस में कंबाइन होंगे तो कोई ना कोई एटम बनाएंगे। हम कंसीडर कर लेते हैं, फ़र्ज़ कर लेते हैं कि इन्होंने जब कंबाइन हुई आपस में तो इन्होंने एक एटम बनाया जो हमारे पास सोडियम बना। इसी तरह जब ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स जब आपस में कंबाइन हुए तो इन्होंने भी कोई ना कोई एटम बनाया। हम कंसीडर कर लेते हैं कि इन्होंने क्लोरीन बनाया। ठीक, ये दोनों के दोनों एटम है। अब ये दोनों के दोनों एटम जब आपस में कंबाइन होंगे, फॉर एग्जांपल जब सोडियम जो है सोडियम के साथ आपस में कंबाइन होगा तो ये सोडियम एलिमेंट बना देगा। इसी तरह जब क्लोरीन जो है क्लोरीन के साथ आपस में कंबाइन होगा तो ये क्लोरीन एलिमेंट बना देगा। यानी कि इन सिंपल आप ये कह लें कि जब 2 सोडियम आपस में कंबाइन होंगे तो सोडियम एलिमेंट बनेगा, जब 2 क्लोरीन एटम आपस में कंबाइन होंगे तो क्लोरीन एलिमेंट बनेगा। फिर जब ये दोनों के दोनों एलिमेंट आपस में कंबाइन होंगे तो ये हमारे पास बना देंगे जी सोडियम क्लोराइड। और सोडियम क्लोराइड एक मैटर है। हम लोग घरों वगैरह में जो नमक इस्तेमाल करते हैं वो हमारे पास सोडियम क्लोराइड ही होता है। तो हमें पता है कि उस नमक का कोई ना कोई वज़न भी होता है और वो नमक जो है वो कोई ना कोई उस नमक का कोई ना कोई वज़न भी होता है और वो नमक जो है वो जगह भी घेरता है। तो हमने पढ़ा कि मैटर की डेफिनेशन ही यही है कि कोई भी चीज़ जो वज़न रखे और जगह घेरे उसे हम कहते हैं जी मैटर। तो इसी तरह सोडियम क्लोराइड जो है इसका कोई ना कोई वज़न भी होता है और ये जगह भी घेरता है। तो हम कह सकते हैं कि सोडियम क्लोराइड जो है ये एक मैटर है। अब वो फर्स्ट टू थ्री लाइंस जिन्हें हमने डायग्राम के थ्रू समझा, अब हम उन्हें एक दफ़ा रीड भी कर लेते हैं।
ऑल टाइप ऑफ मैटर आर मेड अप ऑफ एलिमेंट, मतलब जितने भी किस्म का मैटर है वो एलिमेंट से मिलकर बनता है। एंड ईच एलिमेंट आर मेड अप ऑफ सिंगल काइंड ऑफ एटम, यानी कि जो एलिमेंट है वो एक ही किस्म के जब एटम जब आपस में कंबाइन होते हैं तो वो एलिमेंट बना देते हैं। एटम आर मेड अप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जब वो आपस में कंबाइन होते हैं तो वो एक एटम बना देते हैं। अब सब एटॉमिक पार्टिकल्स हमारे पास 3 तरह के होते हैं जो हमारी बुक में गिवन है, वो हैं जी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इस बात को हमने वैसे भी डायग्राम के थ्रू समझ लिया। अब उसके बाद लिखा हुआ है एटम और सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में फिर से एक बार। जितनी भी ओल्ड रिसर्चेज हैं, यानी कि जो पुरानी रिसर्चेज हैं, उसके अकॉर्डिंग ये कहा जाता था कि एटम जो है वो 2 वर्ड्स का कम्बिनेशन है, ए एंड टर्म। ए मीन नोट, टर्म मीन कट, यानी कि एटम एक ऐसा पार्टिकल है, ये पुरानी रिसर्चेज के मुताबिक इस तरह से कहा जाता था कि एटम जो है एक ऐसा पार्टिकल है जिसे कट नहीं किया जा सकता। लेकिन जो न्यू रिसर्चेज हैं उसके अकॉर्डिंग इस तरह से कहा जाता है कि एटम को कट किया जा सकता है, और जब हम एटम को कट करेंगे तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमें नज़र आएगा। उसकी रीज़न ये है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जब आपस में कंबाइन होते हैं देन फिर वो एक एटम बना देते हैं। तो इसलिए न्यू रिसर्चेज के मुताबिक हम ये कह सकते हैं कि एटम को कट किया जा सकता है। अच्छा जी, अब हम पढ़ते हैं जी बायो एलिमेंट्स के बारे में। तो इसके नेम से इंडिकेट हो रहा है, बायो मीन लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जिंदा जानदार। एलिमेंट्स मीन एलिमेंट्स, यानी कि वो जिंदा जानदार, वो एलिमेंट्स जो जिंदा जानदार यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में मौजूद होंगे, तो ऐसे एलिमेंट्स को हम कहेंगे जी बायो एलिमेंट्स। एक बार फिर से, कि वो एलिमेंट्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि जिंदा जानदार की बॉडी में, जिस्म में मौजूद होंगे, तो ऐसे एलिमेंट्स को हम कहेंगे जी बायो एलिमेंट्स। तो हमारी जो नेचर है, यानी कि हमारी जो कायनात है, उसके अंदर टोटल 92 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कुदरती तौर पे पाए जाते हैं। इन 92 एलिमेंट्स में से 16 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिन्हें बायो एलिमेंट्स कहा जाता है। अब इन 16 एलिमेंट्स को बायो एलिमेंट्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये 16 एलिमेंट्स लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि जिंदा जानदार की बॉडी में मौजूद होते हैं। ठीक, 16 एलिमेंट्स को बायो एलिमेंट्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि जिंदा जानदार की बॉडी में, जिस्म में मौजूद होते हैं। अब हम देखते हैं कि वो कौन कौन से 16 एलिमेंट हैं। जो फर्स्ट 16 एलिमेंट है उनमें से जो फर्स्ट 6 एलिमेंट हैं वो हमारी बॉडी का 99% हिस्सा बनाते हैं। 16 एलिमेंट में से 6 एलिमेंट ऐसे हैं जो हमारी बॉडी का 99% पार्ट बनाते हैं, और 10 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो हमारी बॉडी का ओनली 1% पार्ट बनाते हैं। अब वो 6 एलिमेंट कौन कौन से हैं जो हमारी बॉडी का 99% हिस्सा बनाते हैं। वो है जी उनमें ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम और फास्फोरस। इनकी परसेंटेज आपकी बुक में गिवन है तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। उसके बाद 10 एलिमेंट्स जो हमारी बॉडी का ओनली 1% बनाते हैं, अब हम उन्हें देखते हैं। सबसे पहले है जी पोटाशियम, फिर है जी सल्फ़र, फिर क्लोरीन। पोटाशियम, सल्फ़र, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, मैंगनीज, जिंक और आयोडीन। ये 10 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो हमारी बॉडी का ओनली 1% पार्ट बनाते हैं। अच्छा जी, हमारा जो टॉपिक है सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल, उसके साइड पे हमारा टॉपिक तो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन उसके साइड पे एक बॉक्स लिखा हुआ है, अब हम उसे भी पढ़ लेते हैं। तो उस बॉक्स को मैंने टोटल 3 पार्ट्स में, टोटल जो है वो 3 पॉइंट्स में डिवाइड कर लिया है। जो फर्स्ट पॉइंट जो है वो ये लिखा हुआ है कि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर लोकेटेड इनसाइड अ न्यूक्लियस, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं। अब हम इसे डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक कंप्लीट एक एटम है, ठीक। इसके सेंटर में आप देख रहे हैं कि मैंने एन लिखा है जो न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये एक एटम है और इसके सेंटर में ये न्यूक्लियस है जिसे मैंने एन से रिप्रेजेंट किया। इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों मौजूद हैं। उसके बाद सेकंड पॉइंट जो है वो ये है कि इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व अराउंड अ न्यूक्लियस इन अ शेल, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के गिर्द मूव करता है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन है और ये न्यूक्लियस है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है इसके गिर्द इस तरह से मूवमेंट को शो करेगा, ठीक। ये इलेक्ट्रॉन जिस पाथवे में, जिस रास्ते के थ्रू इस न्यूक्लियस के गिर्द, ये इलेक्ट्रॉन जिस पाथवे में, जिस रास्ते के थ्रू, जिस रास्ते के ज़रिए इस न्यूक्लियस के गिर्द मूवमेंट शो करेगा, उस पाथवे को, उस रास्ते को हम कहेंगे जी शेल,
ठीक है। और एट द एंड यहाँ पे लिखा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिटरमाइन करेंगे, मतलब जित आउटर मोस्ट शेल में, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हमारे पास एक एटम है, इसके सेंटर में न्यूक्लियस है और इसके अंदर काफ़ी सारे सब शेल हैं, काफ़ी सारे शेल हैं। तो जो आउटर मोस्ट शेल होगा, जो सबसे बाहर वाला शेल जो होगा, इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे वो इलेक्ट्रॉन इस बात को वाजिया करेंगे कि ये एटम दूसरे एटम के साथ किस तरह से रिएक्ट करेगा। ठीक, तो एक दफ़ा हम इन तीनों पॉइंट्स को एक डायग्राम के थ्रू फिर से समझ लेते हैं। हम कहते हैं कि एक एटम है, उसके सेंटर में न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद हैं। इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो इस न्यूक्लियस के गिर्द एक शेल में मूव करेंगे। फिर क्वेश्चन होगा जी शेल क्या है? इलेक्ट्रॉन जिस पाथवे, जिस रास्ते के ज़रिए इस न्यूक्लियस के गिर्द मूवमेंट को शो करेंगे, उस पाथवे, उस रास्ते को हम कहेंगे जी शेल। ठीक है। जो थर्ड पॉइंट लिखा है वो कुछ इस तरह से है कि एक एटम है, उसके अंदर बहुत सारे शेल्स हैं। जो सबसे आउटर मोस्ट शेल जो होगा, जो सबसे बाहर वाला शेल जो होगा, उसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे वो तमाम के तमाम इलेक्ट्रॉन इस बात को वाजिया करेंगे कि ये एटम दूसरे एटम के साथ किस तरह से रिएक्ट करेगा। ये था जी हमारा आज का टॉपिक।